हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। हम लोग अगला चैप्टर पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर 1 को देख लिया है, जहाँ पर हमने ये समझा है कि व्हाट इज जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं सुना है तो जाके आप उस चैप्टर को सुनिए कि जैव विविधता होती क्या है। आज मैं सेकेंड नंबर चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आगे की तरफ चलूँगा। जैव विविधता मतलब जीवों के मध्य विविधता, जीवों के पारितंत्र के मध्य विविधता, या जिस प्रकार से आप समझ पाएँ, जैसे जैव विविधता का मतलब जीव और उसके स्वरूप, उसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और मैंने कल आपको बताया था कि यह बायोडाइवर्सिटी, जीव विविधता, जब आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब जब आप ट्रॉपिक से पोलर की तरफ, ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो क्योंकि तापमान का अंतर है, इसलिए जैव विविधता में भी अंतर मिलेगा। का मतलब जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, वहीं पर ध्रुवों में जैव विविधता कम पाई जाएगी। ऐसा क्यों? तो जनरली जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो तापमान के आधार पर जीवों की संख्या को निर्धारित कर रहे होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाता है कि जहाँ पर तापमान का अंतर, टेम्परेचर रेंज कम होगी, जहाँ पर तापमान आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा, ठंड भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, अच्छा खासा संसाधन भी है, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, प्रजनन भी ज़्यादा होगा और उत्पादकता भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप बोलेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिक्स में सामान्यतः जैव विविधता, जीवों के मध्य जो स्वरूप की विविधता है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जैविक विविधता आपको दिखाई देगी। जबकि जैसे ही आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे जैव विविधता घटती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर, तापमान के मध्य अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत ठंडा इलाका है। ठंडे इलाके में जाएंगे मच्छर आपको नहीं दिखाई देंगे, उसका कारण है कि टेम्परेचर बहुत कम है और उस टेम्परेचर पर मच्छर को जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आता होगा कि जैव विविधता क्या है, मैंने ये आपको समझा दिया। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, जैव विविधता के स्तर कितने, ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझा दिया है। क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा। मापन में मैंने आपको 3 टर्म यूज किए थे, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। तो मैंने कहा था कि जब आप जैव विविधता का आकलन, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो आप सामान्यतः स्पीसीज की रिचनेस को देख रहे होते हैं। जीव जो स्पीसीज है उसकी समृद्धि कैसी है, उसको आप नोटिस कर रहे हो, उसको आप देख रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीसीज को जब आप उसकी रिचनेस को देखें, उसकी समृद्धि को देखते हैं, तो उस समृद्धि, उस जीव की समृद्धि को देखने के 3 तरीके हैं। या तो आप उसकी अल्फा विविधता देख लीजिए, या फिर आप उसकी बीटा विविधता देख लीजिए, या फिर आप उसकी गामा विविधता देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर ये अल्फा विविधता होती क्या है? तो उस जीव की समृद्धि को देखने के लिए अगर आप उस जीव के हेड काउंट कर ले जाएं, का मतलब अगर आप उस जीव की संख्या को गिन पा रहे हैं, तो आप कहेंगे वह उसकी अल्फा विविधता है। जीव की संख्या आपने गिन ली तो आपके लिए वह अल्फा विविधता हो गई। और मेरे ख्याल से अगर मैं अभी के समय की बात करूं, करंट की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि शहरों में अल्फा विविधता गांव की तुलना में कम है। क्योंकि शहरों में आप जानवरों को जब काउंट कर, जीव को, किसी किसी जीव की विविधता को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको जैव विविधता, अल्फा जैव विविधता बहुत कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर शहरों में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनके जीने के जो संभावना है वो एक तरीके से कम है, इन्वेजन बहुत ज़्यादा है, फॉरेन स्पीसीज आ गई है, कोई पता लगा विदेश से आई गई, उसने उस स्थान की जो मुख्य स्पीसीज थी उसको ले डूबी। जैसे जलकुंभी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उस जलकुंभी ने कई सारी अन्य जातियों को, कई सारी अन्य स्पीसीज को, प्रजातियों को मार डाला, मतलब खत्म कर दिया, खुद ही पूरा कवरेज ले लिया। तो अभी बात करेंगे आगे थोड़ी देर में। फिर आप कहेंगे सर बीटा विविधता क्या होती है? बीटा विविधता का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, मोटे अक्षरों में एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, मैं मेरे गांव में था और मेरे गांव में जनरली स्थल ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा मेरे गांव में स्थल पारिस्थितिकी तंत्र है, लैंड इकोसिस्टम है। और जब मैं मेरे गांव में अपने घर से जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि मुझे केंचुआ दिख गया बाहर, मुझे एक तोता दिख गया और मुझे एक गाय दिख गई। तो मैंने बोला कि मेरे यहाँ यह जो अल्फा नाम की विविधता है उसकी संख्या है 3, केंचुआ, तोता और गाय। समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं अपने गांव से दूसरे गांव में चला, दूसरे गांव की तरफ मैं पहुंचा, तो मेरे पड़ोस वाले गांव में जनरली सामान्यतः दलदली भूमि है, तो मैं कहूँगा वहाँ पर दलदल वाला पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप हो गया होगा। तो जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरे गांव में केंचुआ था, तोता था, गाय था,
उनके गांव में भी केंचुआ है, तोता है, गाय है, लेकिन उनके गांव में कुछ अन्य जीव भी पाए जा रहे हैं, जिसमें मछली भी शामिल हो सकती है, जिसमें केकड़ा भी शामिल हो सकता है। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे गांव की तुलना में या मेरे गांव की पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में जो दूसरे गांव का पारिस्थितिकी तंत्र है, या फिर मैं कहूँ मेरे गांव की जैव विविधता और अन्य गांव की जैव विविधता में जो अंतर है 2 का, क्योंकि उस गांव की जैव विविधता 5 है, अल्फा जैव विविधता उस गांव की 5 है और मेरे गांव की अल्फा जैव विविधता 3 थी, लेकिन जो 2 का अंतर है वही वास्तविकता में बीटा जैव विविधता कहलाती है या बीटा विविधता कहलाती है। उसे कहते हैं लोग बीटा डाइवर्सिटी। तो आप कहेंगे सर गामा क्या चीज़ है? तो मैं कहूँगा कि गामा डाइवर्सिटी इन अल्फा और बीटा दोनों का जो सामंजस्य, जो दोनों का संबंध, मतलब दोनों को आप जोड़ दीजिए, उसे हम लोग कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, दोनों अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहेंगे गामा डाइवर्सिटी हो गई। या फिर मैं और मोटे शब्दों में चलूँ तो मैं बोलूँगा कि जब आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, जब आप माउंटेन पे चढ़ना शुरू करते हैं, तो आप कहेंगे कि जब आप घाटी से शुरू करेंगे माउंटेन की तरफ, पहाड़ की तरफ स्लोप पे चढ़ना शुरू करेंगे, तो हो सकता है घाटी पर जब आप उसकी अल्फा विविधता की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि कई सारे जानवरों को मैं देख पा रहा हूँ, उनको मैं गिन पा रहा हूँ, उनकी संख्या को मैं देख पा रहा हूँ, तो वो है उसकी अल्फा विविधता होगी। लेकिन जैसे जैसे आप स्लोप की ओर बढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको जैव विविधता का अंतर समझ में आने लगेगा, जिसे हम लोग कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। मतलब जब आप घाटी पे थे तो जैव विविधता ज़्यादा, लेकिन जब आप स्लोप ढाल पे पहुंच गए तो जैव विविधता का घटना शुरू, क्योंकि मैंने आपसे बोला है जैसे जैसे आप 0 डिग्री या 0 डिग्री नीचे लेटी हुई लाइनों लैटिट्यूड से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 10, 15, 23, 40, 60 के ऊपर तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता घटती चली जाएगी। तो ये जो जैव विविधता का घटना है या फिर ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो जैव विविधता का अंतर है, डिफरेंस है, उसे हम लोग कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। जबकि गामा क्या कहलाएगी? उस पूरे ढाल पे, उस घाटी से लेकर और ऊपर तक जो भी विविधता है उसे हम लोग कहेंगे गामा विविधता, गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने आपको अल्फा, बीटा और गामा में बता दिया, सिंपल सी चीज। या फिर और मोटे शब्दों में समझूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं अपने घर से कार लेके जब निकला तो मैंने गलियों में 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, वह उसकी अल्फा विविधता है। मैं हाईवे पे आया तो मैंने उसको 100 पर उड़ाया, तो जो 60 का अंतर है, 40 से 100 मतलब 60 का अंतर, वह बीटा विविधता कहलाएगी। जबकि अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दूं तो जो टोटल आएगा वह गामा विविधता कहलाएगी। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझ में आना चाहिए, आपको आ चुका होगा। तो ये पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात कर रहे होते हैं, तो सामान्यतः आपको एनसीईआरटी किताबों में एक नाम जनरली दिख जाएगा। इकोलॉजिस्ट, जिनका नाम है एहरलिख, पॉल एहरलिख, जिनकी एक हाइपोथेसिस जिसे हम लोग बोलते हैं रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। ये रिवेट पोपर हाइपोथेसिस क्या है, समझिए रिवेट क्या होता है। उनका कहना है कि एक जहाज, जिसे वह एक पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम कह रहे हैं, कि एक एरोप्लेन जो एक इकोसिस्टम है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिवेट लगे हुए, रिवेट का मतलब होता है ज्वाइंट, जोड़ने वाले स्थान, जहां पर आप जोड़ते हो वहां पे आप रिवेट लगा दोगे। जोड़ने की वो चीज, वह वस्तु है जो दो चीजों को जोड़ देती है। तो उस वायुयान में कई सारे रिवेट लगे हुए हैं, कई सारे टांके लगे हैं, समझ लीजिए आप। पंख में टांके लगे होंगे, सीट में टांके लगे होंगे, अंदर पुर्जों को जोड़ने के लिए टांके लगे होंगे। उन टांकों को आप मान लीजिए, तो एहरलिख कहते हैं कि मान लीजिए अगर एक वायुयान पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, और उस वायुयान के अंदर लगे हुए रिवेटों को वह रिवेट उस पारिस्थितिकी तंत्र की जीव हैं, जिसके अनुसार हम जैव विविधता की बातें करेंगे। विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के रिवेट्स हैं, जुड़े हुए हैं अलग तरीकों से, तो वो उसके उस वायुयान, उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीव हैं। तो एहरलिख का कहना है कि उस वायुयान के अंदर बैठे यात्री अगर प्रतिदिन वायुयान में एंट्री करें और उसके रिवेट्स को, जो उसके ज्वाइंट हैं, उन कीलों को निकाल के ले जाने लगें, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह यात्री धीमे धीमे जो पंखे होते हैं ना एरोप्लेन के, उनकी रिवेट्स को भी निकालने लगेंगे। और अगर उन यात्रियों ने उन पंखे वाली रिवेट्स को, जो ज्वाइंट हैं, उनको खोलना शुरू कर दिया, तो यह तय है कि वायुयान नीचे आके गिरेगा और फूटेगा, मतलब उसमें विस्फोट होगा। तो एहरलिख का कहना है कि अगर एरोप्लेन एक पारिस्थितिकी तंत्र है और वह रिवेट जातियां हैं, जो उस जीव हैं जो उस स्थान पर रहती हैं, जातियां जीव हैं उस स्थान पर रहते हैं उस वायुयान के अंदर, तो अगर यात्री पंख वाली स्पीसीज को अगर खत्म कर देता है
तो पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो जो पंख वाली प्रजातियां हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था कीस्टोन स्पीसीज, कुंजी प्रजातियां। जैसे मैं आपके और मेरे बीच में जो इंटरनेट है यह वास्तविकता में बहुत आवश्यक है, और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारे बीच में इस्टेब्लिश हो चुका है, मेरे बीच में और आप मुझे सुन रहे हैं, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में मैं इस वक्त कुंजी प्रजाति हूँ। क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं अभी वीडियो बंद कर दूं और मेरे साथ जुड़े हुए जो भी अभी संख्या में वीडियो देख रहे होंगे 5, 10, 15, 20, 50 तक, वो 50 मेरे पर निर्भर हैं, या मेरे कारण वह इकोसिस्टम स्टेबल हो रखा है। अगर मैं इस जगह से हट जाऊं और ये वीडियो स्टॉप हो जाए तो यह पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। आप भी भाग जाएंगे कि क्या पढ़ना है, तो ही नहीं। देखते हैं ना, जब मैं कभी क्लास के बीच में थोड़ा उठ जाता हूँ कि 2 मिनट रुक जाओ, कोई आ गया, तो बच्चे 2-4 गायब हो जाते हैं। और अगर मैं पूरा गायब हो जाऊं इस टाइम यहाँ से, तो आप कहेंगे ये की स्टोन स्पीसीज जो इस पारिस्थितिकी तंत्र की थी वह गायब हो गई, तो आप भी भाग जाएंगे। इसे कहते हैं हम लोग कुंजी प्रजाति। तो एहरलिख का कहना है, जो एहरलिख का आपने हाइपोथेसिस पढ़ी, वो एहरलिख की हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ऑफ रिवेट पोपर, मतलब रिवेट पोपर की हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को एनसीईआरटी किताबें बहुत हाईलाइट करती हैं। तो आप जब पढ़ोगे किताब इस बार 12th क्लास की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की, उसमें लिखा हुआ है, आखिरी के चैप्टर में पढ़ना, लिखा होगा। इसका मतलब जैव विविधता किसी ना किसी तरह से हमको कुछ ना कुछ सेवाएं प्रदान कर रही है, कुछ सर्विसेज हमको देती है। उन सर्विसेज का मान सामान्यतः एनसीईआरटी लिखती है कि जैव विविधता के द्वारा एक मतलब मानव जाति को 33 ट्रिलियन 33 ट्रिलियन तक की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। हम तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जबकि जैव विविधता हमको 33 ट्रिलियन तक की सुविधा हमको दे रही है। 33 ट्रिलियन मुफ्त में दे रही है, इसलिए हम उसको वैल्यू नहीं दे पाते हैं। जैव विविधता कौन कौन सी सर्विस हमको देती है? नंबर 1, जैव विविधता के कारण ही पॉलिनेशन, परागण संभव हो पा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार अगर बी मधुमक्खी अगर खत्म हो जाए तो व्यक्ति भी किसी एक स्तर पर आगे खत्म हो जाएगा। ये परागण का काम जो गिलहरी कर रही है, जो मधुमक्खी कर रही है, तितली कर रही है, वह परागण का काम अगर होना बंद हो जाए तो मेल गेमेट्स का कभी फीमेल गेमेट्स के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, प्रजनन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो फाइनली वह धीमे धीमे स्पीसीज समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगी, और इस क्रम में मनुष्य भी मरेगा। तो पहली जो सर्विस बायोडायवर्सिटी दे रही है वह है पॉलिनेशन की। दूसरी सर्विस जो बायोडायवर्सिटी दे रही है, वो सर्विस देती है आपको जो वातावरण में इंटॉक्सिकेंट हैं, जो या प्रदूषक हैं, कंटेमिनेशन करने वाले जो कंटेमिनेंट हैं, प्रदूषक हैं, इनसे आपकी रक्षा करना, यह भी जैव विविधता के कारण ही संभव हो पा रहा है। कोई ऐसा पौधा होगा जो वातावरण में व्याप्त कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित कर लेता होगा। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा जैसे जिसको हम लोग कहते हैं बायो रेमिडिएशन, मतलब बायो रेमिडिएशन, जैविक रूप से किसी चीज को जैवीय पद्धति के आधार पर किसी चीज को खत्म कर देना, उसे कहते हैं बायो रेमिडिएशन। ये संभव है बायोडायवर्सिटी के चलते। तो ये दूसरी सेवा हुई आपको। तीसरी सेवा क्या दे रहे हैं? अपघटनकर्ता। ये बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत ही आ रहे हैं अपघटनकर्ता, जैव विविधता के अंतर्गत ये तो आ रहे हैं, जो सफाई करते हैं, या सफाई कर्मी जो सफाई स्कैवेंजर हैं, बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत ही आ रहे हैं, जो डेली बेसिस पे ना जाने कितने कूड़े को तोड़ते, अपघटित करते रहते हैं, डिके करते रहते हैं, उनका जो मृत पदार्थ है उनको तोड़ते रहते हैं। अगर वो ना हो तो यह जैव विविधता जो आज है, या फिर मैं कहूँ कि ये जो मानव प्रजाति एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, जीव एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अगर ये कवक और बैक्टीरिया काम करना बंद कर दें अपना। या फिर जो स्कैवेंजर्स हैं, गिद्ध हैं, ये अगर इनकी संख्या घट जाए, इनकी संख्या बहुत कम हो जाए, और अगर ये लुप्त हो जाए, तो फिर सफाई कौन करेगा? नेचुरल सफाई जो करते हैं वो कौन करेगा फिर? या चींटियां लुप्त हो जाए तो कौन खाएगा फिर? या फिर कवक और बैक्टीरिया लुप्त हो जाए तो कौन करेगा फिर? डिकम्पोज कौन करेगा बॉडी को? चौथी, मिट्टी को बनाने का काम, मिट्टी को पकड़ने का काम, ये कौन कर रहा है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमस को मेंटेन करने का काम, मिट्टी में ह्यूमस नेचर है कि नहीं है, इसको करने का काम कौन कर रहा है? ये बायोडायवर्सिटी के द्वारा ही किया जा रहा है। वो जीवी तो है जो मिट्टी में बैठा हुआ है, और वो जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन घूम रही है 78%, वह नाइट्रोजन तब तक काम की नहीं है जब तक वह नाइट्रेट में कन्वर्ट ना हो जाए, वरना पौधा उसका प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो वह नाइट्रेट में कन्वर्ट कर कौन रहा है? कोई ना कोई बैक्टीरिया जो कन्वर्ट कर रहा है, साइनो बैक्टीरिया जो आप लोग पढ़ रहे हैं।
वो कन्वर्ट कर रहा है उसको, मिट्टी में मिलते हैं वो लोग। तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी हमको कई सारी चीजें देती है, जैसे प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत ही है, वह जैव विविधता के अंतर्गत आ रहा है प्रोड्यूसर। वह प्रोड्यूसर हमको प्रोटीन प्रोवाइड करा रहा है। हम प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के साथ ही उससे प्रोटीन गेन कर लेता है। और ये प्रकृति ही प्रदत्त चीजें हैं, ये प्रकृति कर सकती, हम नहीं कर सकते। वरना सामान्यतः आप देखोगे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा ऐसा हो जाए कि आप घास खा रहे हो और वह कार्बोहाइड्रेट से आप प्रोटीन में कन्वर्जन कर रहे हो, प्राकृतिक रूप में ही हो रहा है। तो चाहे वो मांस हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई एक्स वाई जेड कोई प्रोटीन हो, वो जनरली आप प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। तो जैव विविधता की ये जो सेवाएं हैं जो आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका हम सही तरीके से उसको हम निभा नहीं पा रहे हैं, हमारा किरदार बहुत गंदा है। तो सामान्यतः आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता के 6 के कारण क्या है। जैव विविधता के 6 का मुख्य कारण जो आपको बताना है कि आखिर ये बायोडाइवर्सिटी क्यों बर्बाद हो रही है, उसका मुख्य कारण है हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि उस स्थान पर जातीय समृद्धि कम हो गई है। जातीय समृद्धि कम हो गई का मतलब क्या है? जातीय समृद्धि कम होने का मतलब है, ये इसको आप ध्यान में दीजिए, घूमता रहेगा, उसको देखिए, घूमने दीजिए। जातीय समृद्धि का मतलब है कि उस स्थान की जो स्पीसीज रिचनेस थी वह खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई? आपने उस स्थान पर पता लगा गौरैया बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती थी, गौरैया की मात्रा कम से कम उस स्थान पर 1000 के आसपास थी। आपने उस स्थान पर पेड़ पौधे काट दिए, वहां पर अपने मकान खड़े कर दिए, गौरैया का जीवन समाप्त हो गया, गौरैया खत्म हो गई। आज गौरैया नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। गौरैया आपको जनरली दिखाई नहीं देगी, बहुत मुश्किल से दिखाई देगी। तो ये चीजें सब आपको जाननी बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन चीज़ों को जब पूछा जाता है तो बहुत परेशानी होती है, समझ में आता नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो मैंने बोला कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता के खत्म होने का। हैबिटाट मतलब आप उनका आवास तोड़ दे रहे हो, जिसे कहते हैं हम लोग हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, या फिर हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन। आप उनके आवास जिस प्रकार से मिलने चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि बीटा डाइवर्सिटी जो है, बीटा डाइवर्सिटी, उसमें अंतर हमको दिखाई दे रहा है। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो विविधता का अंतर है उसे हम लोग बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर यह अंतर बढ़ता चला जाएगा तो बीटा डाइवर्सिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और बीटा डाइवर्सिटी का बढ़ जाना ये पारिस्थितिकी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, पारिस्थितिकी के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, या फिर नंबर 2 6 क्यों हो रहा है? कोई आप बाहर से स्पीसीज लेके आ गए, एक ऐसी स्पीसीज लेके आ गए, इन्वेजन करा दिया आपने, फॉरेन इन्वेजन हो गया। बाहर से कोई ऐसी स्पीसीज आप यूकोलिप्टस का पौधा ले आए, और उस यूकेलिप्टस के पौधे ने अपनी वृद्धि करने के लिए आसपास के ना जाने कितने पौधों को मार डाला, क्योंकि उसे अपनी वृद्धि करनी थी। या फिर आप जलकुंभी ले आए, उस जलकुंभी को इतनी वृद्धि उसकी हुई कि उसके कारण पानी के अंदर व्याप्त कुछ जीव, उनकी हत्या हो गई, वो खत्म हो गए। या फिर आप एक ऐसा जीव पकड़ के ले आए, एक ऐसी घास लेकर आ गए जिसने अपने विकास के चक्कर में कई अन्य प्रजातियों को मार डाला, तो आपने फॉरेन इन्वेजन करा दिया। या नंबर 3 हो सकता है, तो मैंने पहले बोला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया। नंबर 2 हो गया कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, इसी कारण दिक्कत हो गई, जैव विविधता में 6 इसी कारण होगा। इसके अतिरिक्त नंबर 4 विदेशी जातियों को मैंने बता दिया आपको। को एक्सटिंक्शंस, सहविलुप्तता। ये सहविलुप्तता क्या होती है? सहविलुप्तता का मतलब होता है कि एक जाति अगर विलुप्त हुई तो उस पर डिपेंडेंट दूसरी जाति विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई अंतर संबंध है। अगर लाइकेन की मैं बात करूं तो अगर कवक गया तो ऑब्वियस ही बात है कवक के साथ एल्गे भी जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर संबंध है। ये लिखा हुआ है, एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरी वन्यजंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। उदाहरण के लिए एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होने लगते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला आपको कि संबंध होता है, मैंने आपको म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बियोसिस जब पढ़ाया तो मैंने आपसे बताया कि दो जानवर एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आधारित हैं, अगर एक खत्म होगा तो दूसरे का अस्तित्व भी खतरे में आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने लाइकेन बोला, ठीक। और तीसरा है इस बायोडाइवर्सिटी के क्षय होने के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं झूम कल्टीवेशन। जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो विभिन्न जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करती हैं। इसके अलावा वो झूम कल्टीवेशन के अंदर क्या करेंगी, एक पैच पर पहले एक पैच होगा, मतलब एक लैंड होगा, उस पर खेती करेंगी, उसके बाद उसमें आग लगा देंगे, और फिर झूम कल्टीवेशन मतलब बहुत एक साल बाद फिर उस जमीन पे वापस लौट के आएंगी,
फिर खेती करेंगे, फिर आग लगा देंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो झूम कल्टीवेशन अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह सॉइल की फर्टिलिटी को मार रहा है, इसलिए झूम कल्टीवेशन भी बायोडाइवर्सिटी का क्षय कर रहा है। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। किसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन? रिसोर्सेज का, संसाधनों का हमने इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी में क्षय हो रहा है, वो खत्म हो रही धीमे धीमे। और ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर बायोडाइवर्सिटी का क्षय होगा तो किसी स्तर पे हम भी हैं, हमारा भी क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा मैंने बोला था कि फॉरेन स्पीसीज लेकर आ जाओ, आप एलियन स्पीसीज लेकर आ जाओ, इसमें लिखा हुआ गाजर घास, पॉर्थेनियम, लेंटाना और हाइसिंथ, आइकॉर्निया जैसी आक्रामक खरपतवार जातियां पर्यावरण तथा अन्य देशज जातियों के लिए खतरा बन गई हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की मूल अशल्कमीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। मतलब हमने कहीं से वो मछली लेकर आए हम, अब वो मछलियां हमारे यहाँ की जो मछलियां हैं, जो मूल अशल्कमीन है, कैटफिश हैं, उन जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि फॉरेन इन्वेजन के चलते हमारे देश में ही, जैसे विदेशी जब फॉरेनर ने हमारे देश में कब्जा किया तो वह हमारी संस्कृति को भी बदलने लग गए, तो हमारे यहाँ वेस्टर्न फिलोसफी का जन्म हो गया। तो इससे हमारी हमारा इंडियन कल्चर है वो एक तरीके से धूमिल होने लग रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि फॉरेन इन्वेजन के चलते हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक तरीके से। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म कोई अच्छे तरीके का नहीं, वो निगेटिव कैरेक्टर का है, जिससे और भी दिक्कतें होंगी समाज में, जैसे कि हो रही हैं। ठीक है, तो याद रखिए बायोडाइवर्सिटी का क्षय क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको कारण बता दिए। इसके अतिरिक्त याद रखिए कि आखिर, अच्छा फिर नंबर 3 टॉपिक है कि बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए आप लोग दो तरीके पढ़ते हैं जनरली, एक तो होता है इन सीटू कंजर्वेशन और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है स्वस्थानीय संरक्षण, का मतलब स्वस्थानीय, जिस स्थान पर है उसी स्थान पर उसका संरक्षण कर दिया गया, तो इसे कहते हैं इन सीटू। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना जब शुरू हुआ तो आपसे कहा गया कि हर किसी को क्वारंटाइन होना है, और क्वारंटाइन होने के लिए उसे अपने घर में ही रुकना है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, घर पे ही रोक दिया गया। घर, आपको अपने घर पे आइसोलेट होना, वहीं किसी कमरे में जाके घर वालों को दूर कर दीजिए और आप आइसोलेट हो जाइए, वो आपका इन सीटू कंजर्वेशन है, स्वस्थानीय जिस स्थान पे तो वहीं पे आपको कंजर्व कर दिया गया। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब कोरोना होता तो एम्बुलेंस आती थी, और एम्बुलेंस घर से कहती थी नीचे आओ, डिस्टेंस रखो, एम्बुलेंस में बैठाया और आपको हॉस्पिटल लेके चले गए एक दूसरे एरिया में। इसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं बहिस्थानीय संरक्षण, किसी और अन्य स्थान पर जाकर आपको संरक्षण कर दिया, क्योंकि आप उस स्थान पर सक्षम नहीं है अपने आप को सही करने में, तो आपको किसी अन्य स्थान पर लेके वहां पे संरक्षण आपका कर रहे हैं, वहां पर आपकी देखभाल कर रहे हैं। तो इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थानीय, मतलब वन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास में किया जाता है इनका संरक्षण। इसके लिए इन प्राकृतिक आवास स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन की मैं बात करेंगे आप, जैसे नेशनल पार्क, ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है, या सेंचुरीज अभ्यारण्य इन सीटू कंजर्वेशन, या बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू कंजर्वेशन, या फिर सेक्रेड ग्रुप्स एंड लेक्स, अलौकिक ग्रुप्स तथा झीलें, यह इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगा। अब किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे वहां पर तुलसी पूजी जाती है, तो सेक्रेड पौधा है वो, और उस सेक्रेड पौधे को अगर संरक्षित कर रहे हैं उसी स्थान पर, तो उसको कहेंगे अलौकिक ग्रुप्स तथा झीलें। या किसी की कोई ऐसी पानी, कोई ऐसा झील है जो उनके लिए बहुत अलौकिक है, उनके पूर्वजों की झील है वो, तो उसको संरक्षित करेंगे, तो हम कहेंगे उसी स्थान पर उसको संरक्षण दे दिया गया, तो उसको हम लोग कहेंगे स्वस्थानीय संरक्षण या फिर इन सीटू कंजर्वेशन। इसके उदाहरण क्या है हमने देख लिए। एक्स सीटू का मतलब मैंने आपको बताया कि कोरोना हुआ तो आपको उठा के ले गए एम्बुलेंस से, हॉस्पिटल ले गए किसी और स्थान पर, उसे कहेंगे एक्स सीटू का मतलब वह व्यक्ति उस स्थान पर रह के सही नहीं हो पाएगा, उस व्यक्ति को उस स्थान से उठाकर किसी ऐसी परिस्थिति में रखना पड़ेगा जहां पर जाके वह अपना, मतलब उसको सही रखा जा सके या फिर उसका संरक्षण करा जा सके, तो हम कहेंगे बहिस्थानीय संरक्षण का मतलब इस संरक्षण में संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, आपको उठा गए हॉस्पिटल में लेके चले गए, एक्स सीटू कंजर्वेशन हो रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जंतु उद्यान आएगा, इसके अलावा वनस्पतिक उद्यान आएगा, इसके अलावा वन्य जीव सफारी पार्क आएंगे, इसके अलावा बीज बैंक आएगा, जीन बैंक आएगा। बीज मतलब सीड बैंक, मतलब हो सकता है अभी से साइंटिस्ट को लग जाए कि ये वाला पौधा मरने वाला है और इसकी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी, तो उसके सीड को कंजर्व कर लेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में, क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे, तो आपको कहा जाएगा कि ये
वास्तविकता में एक्स सीटू कंजर्वेशन है, कि साइंटिस्टों को लगता है कि आने वाले समय में ये बचेंगे नहीं, तो इनके सीड को प्रिजर्व कर लो, ठीक, जीन को प्रिजर्व कर लो, तो जीन बैंक हो गया। या फिर जंतु उद्यान है, वहां उनको प्रिजर्व, कुछ जंतु हैं जैसे जो हो सकता है वो खत्म होने वाले, उनको उनका उद्यान बना दो, उनको वहां पर एक्स सीटू कंजर्वेशन कर दो, कि ऐसा ना भविष्य में गायब हो जाए। वानस्पतिक उद्यान मतलब एक ऐसा उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन बना दिया जहां जिस स्थान पर सामान्यतः ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी जो पादप गायब होने वाले हैं, जो सकता है भविष्य में विलुप्त हो जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया गया। अब जो पहले से फल फूल रहे हैं, आम लगा है 75 जगह, जाके आपने पर्टिकुलर आम गाड़ दिया। वानस्पतिक उद्यान का मतलब है कि ऐसी प्रजातियों का संरक्षण होगा जो विलुप्त होने की कगार पे, जो संकटोत्पन्न है, ऐसी प्रजातियों को, किसी भी फली फूली प्रजाति को नहीं वहां रखा जाएगा वानस्पतिक उद्यान में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। तो याद रखिए, वन्यजीव सफारी और वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दो चीजें अलग हैं, ठीक है। इन सीटू में आता है अभ्यारण्य, जबकि वन्यजीव सफारी आती है, सफारी पार्क जो आप देखते हो, एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है, ठीक। सेक्रेड ग्रुप्स और लेक्स, यह इन सीटू में आता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, गड़बड़ करके चले जाएंगे तुरंत तुरंत गड़बड़ करेंगे उठा के। अच्छा, अभ्यारण्य क्या चीज होती है? दो जनरली सामान्यतः लोग पूछते हैं सर, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में फर्क क्या होता है? तो याद रखिए, अभ्यारण्य का मतलब होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं सेंचुरी पढ़ते हैं, सेंचुरी, तो हम लोग पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या हम लोग पढ़ते हैं जो सेंचुरी का मतलब है, इनका उद्देश्य होता है केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना, केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना, ये अभ्यारण्य का कार्य है। अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, जैसे कि लकड़ी काटने, पशुओं को चराने आदि की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ दी जाती है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित ना हो। इसके अलावा इसकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होते हैं। इसका मतलब राज्य के अंतर्गत सेंचुरीज आती हैं, अभ्यारण्य आते हैं, जबकि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, यह केंद्र के अंतर्गत, संघ के अंतर्गत आएंगे, मतलब इन पे केंद्र का भी नियंत्रण होगा और राज्य का भी नियंत्रण होगा, जबकि अभ्यारण्य में सिर्फ राज्य का नियंत्रण है। नंबर 2, किसी विशेष तरह की प्रजाति वन्यजीव को संरक्षित करने के लिए आप अभ्यारण्य का सहारा लेंगे, इसलिए लिखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जबकि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, किसी विशेष प्रजाति के जानवर को संरक्षित करने के लिए नहीं चला जाता, तो उसमें एक साथ कई सारे लोग हो सकते हैं। नंबर पहला मैंने बताया कि अभ्यारण्य राज्य के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित होगा, जबकि नेशनल पार्क संघीय सरकार के अंतर्गत आएगा। संघ का मतलब राज्य केंद्र दोनों के द्वारा उसको, उसमें कुछ ना कुछ डिमार्केशन होगा। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि जहां पर अभ्यारण्य किसी विशेष प्रजाति के लिए यूज किया जाएगा, वहीं पर नेशनल पार्क सभी जातियों के लिए यूज किया जाएगा, ऐसा कोई नहीं कि विशेष प्रजाति के लिए यूज किया जाएगा। नंबर 3 याद रखिए मोटे शब्दों में, कि जो अभ्यारण्य होगा उसके अंदर आपको लकड़ी काटने का, पशुओं को चराने का आदि का आपको थोड़े से प्रतिबंध के साथ आपको आजादी होगी कि आप वहां पर जाके घास खिला सकते हैं अपने जानवर को, लकड़ी काट सकते हैं, लेकिन इन क्रियाकलापों का वहां पर उपस्थित वन्य जीव पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको वहां पर एंट्री सेंचुरी में दे दी जाएगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। जबकि नेशनल पार्क में आपको हर तरह के कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया, वहां आप लकड़ी नहीं काट सकते, वहां आप जाके घास काट रहे हैं कि हमको रात को आगे जलानी है, लकड़ी काट ले जाए, या अपने पशु को लेकर चल दिए, हम चरा कर आएंगे, हमारी बकरी भूखी है, नेशनल पार्क में हम उसको घास खिलाएंगे, नहीं जा पाओगे आप, प्रतिबंधित कर दिया गया आपको। हाँ, जहाँ सामान्यतः नेशनल पार्क के अंदर जब हम बातें करते हैं तो उसको हम 3 जोन में पढ़ रहे होते हैं, एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर। 2 जोन समझिए, कोर जोन सबसे अंदर वाला भाग, और बफर जोन जो उसके बाहर वाला भाग होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन फेज है, ठीक है। सबसे अंदर होगा कोर, उसके बाहर होगा बफर, और उसके बाहर वाला बिल्कुल बाहर वाला जोन होता है, सबसे बाहर वाला। कोर जोन में किसी भी प्रकार के कार्य की अनुमति मनुष्य को नहीं, किसी भी प्रकार की, पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। घूमना घूमना फिरना कुछ भी नहीं, साइंटिस्ट जा सकते हैं, वार्डन, चीफ वार्डन जा सकता है, बाकी लोग नहीं जा सकते। साइंटिस्ट भी रिसर्च के लिए जा सकते हैं अनुमति के साथ। जबकि जो बफर जोन होता है, उस स्थान पर भी बहुत सीमित चीजें ही आप कर सकते हैं। बफर जोन में भी बहुत सीमित मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन बहुत सीमित चीजें आप कर सकते हो बस, वो भी चीफ वार्डन के आदेश के बाद, ठीक। तो ये मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क क्या है ये बता दिया। तो आपकी ये जैव विविधता का आज मतलब पार्ट नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया। वन्यजीव का मतलब समझ लीजिए, वन्यजीव का मतलब समझ लीजिए क्या होता है।
वन्यजीव में वे सभी प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं, इन्हें हम वन्यजीव कहते हैं। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण के दो तरीके मैंने आपको बताए, एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे थे अभ्यारण्य, अभ्यारण्यों का उद्देश्य होता है केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना, केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना। क्या है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये हमारा बायोडायवर्सिटी का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है। पूरा लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो आपको इस लेक्चर के द्वारा कई सारी चीजें पता लगेंगी, कई सारी चीजें जो सामान्यतः जब सब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आती हैं तो उड़ने लगती हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन जैव विविधता की सेवाओं के अंतर्गत आता है, तो वहाँ लिखा था मृदा का अपर्दन नंबर 1, सेकेंड लिखा हुआ था मृदा का संरक्षण, थर्ड लिखा हुआ था ये पॉलिनेशन परागण, और नीचे ऑप्शन लिखा था नंबर 1 1 2 3, बी ऑप्शन 1 2, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तीनों ही है। ये तीनों ही प्रक्रिया, चाहे वो प्रदूषक का अवशोषण हो, जो कंटेमिनेंट हैं उनको चाहे रोकना हो, ये भी प्रकृति कर रही होती है बायो रेमेडिएशन के द्वारा। बायो रेमेडिएशन एक टर्म है जो आप पढ़ते हैं कई बार। प्रकृति प्राकृतिक रूप से भी जो कीटनाशक जो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी को क्षति पहुंचा रही हैं, वायुमंडल को क्षति पहुंचा रही हैं, उनको प्राकृतिक रूप में कंट्रोल करने की क्षमता भी प्रकृति के अंदर है। अगर आप बायोडायवर्सिटी में क्षय करोगे तो आप वास्तविक रूप में इकोसिस्टम में क्षय कर रहे हो, या फिर मैं ये कह दूं कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। फाइनली किसी स्तर पे हम भी उसे छेड़ेंगे और हम भी फाइनली बर्बाद होंगे। तो ये बायोडायवर्सिटी का लेक्चर नंबर 2 था। अब मैं बायोडायवर्सिटी में आपको ये बताऊंगा कि संरक्षण के कौन कौन से तरीके अपनाए गए, सरकार ने कौन कौन से तरीके अपनाए। तो उसमें बायोडायवर्सिटी एक्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस के पेपर में जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोडायवर्सिटी एक्ट पिछली बार भी आया हुआ मेंस में। इसके साथ ही हम लोग बायोडायवर्सिटी में जितनी भी कन्वेंशन इंटरनेशनल स्तर पे हुई हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, मैंने आज के लेक्चर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, इसको सही से सुनिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो मज़ा कैसे आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।